हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सैम्पल पेपर आप सोल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन भी आप लगा रहे हो। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 7, जिसमें हम मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, पूरा का पूरा पेपर 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो और उसको सोल्व करो, और फिर उसका सोल्यूशन देख लो कि आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है बेटा। तो इससे आपकी एक्यूरेसी का भी पता चल जाएगा और आपकी क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड भी आपको आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आजकल आप बहुत कम शेयर कर रहे हो तो शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन एलसीएम निकालना है 850 एंड 500 का। देखो इस सेशन में ना हम कॉन्सेप्ट हैं वो भी सीखते चलेंगे, लेकिन अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे भी ध्यान देंगे। 3 घंटे के अंदर आपने पेपर ख़त्म करना है ना। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि पेपर बहुत लेंथी है, वो पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम स्पीड भी अपनी बना के चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई एलसीएम निकाल लेते हैं 850 और 500 का। अब ऑप्शंस आपके सामने लिखे ही हुए हैं, तो ऑप्शंस के हिसाब से चलना। 850 को करें 17 इंटू 50 हो जाएगा ये। ठीक है, और 500 को 50 की टर्म में लिखें तो 50 इंटू 10, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। देखो 5 की टर्म्स में भी है ना, और 500 की टर्म्स में भी है। तो हमारे को जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 850 और 500 का एलसीएम क्या आएगा। देखो 50 इंटू 17 इंटू 10, कॉमन और अनकॉमन दोनों लेने होते हैं एलसीएम के अंदर। तो ये कितना बन गया ऑप्शन के हिसाब से 17 इंटू 500। 17 इंटू 500 आप इसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो आई होप आपने भी सोल्व कर लिया होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अभी तो एमसीक्यू चल रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्या है, रियल और इक्वल हैं तो के की वैल्यू आप निकाल लो। तो इजी है ना। कंडीशन क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स की, कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या कंडीशन होती है कि आपका डी जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो हो जाता है। वो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5 है। a की वैल्यू क्या है, 4 है। और c की वैल्यू क्या है, k। तो -5 का स्क्वेयर 25, -4 इंटू 4 इंटू के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आ गया, 25 माइनस 16k इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 25/16। के की वैल्यू आ गई आपकी 25/16। तो ऑप्शन बी इसमें भी ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल एमसीक्यू चल रहे हैं अभी, बहुत इजी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मीन एंड द मीडियन। मीन मीडियन दिए हुए हैं। मीन मीडियन ऑफ अ स्टेटिस्टिकल डाटा आर 21 एंड 23। द मोड ऑफ दिस डाटा, मीन और मीडियन दिए हुए हैं और आपसे मोड निकालने के लिए पूछा हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, मीन अगर गिवन है और मीडियन गिवन है, तो मीन आपका 21, मीडियन आपका 23, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मोड क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 3 मीडियन की वैल्यू 23 माइनस 2 इंटू 21 मीन 69 माइनस 42। तो आंसर क्या आ गया, 27। आंसर क्या आ गया आपका, 27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अभी तो बहुत इजी इजी चल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। वैसे ही मैथ्स करने में ना यही मज़ा आता है कि क्वेश्चन होते रहें तो मज़ा आता रहता है, नहीं तो दिमाग लगाओ फिर। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड 24 एंड 7। स्लांट हाइट निकालनी है, तो आधे बच्चों ने तो इसको डायरेक्टली टिक भी कर दिया होगा अभी, है ना। तो ये वैल्यू देखते ही आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो राइट सर्कुलर कोन, ये रही रेडियस आर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, द रेडियस इज 7
ये रही आपकी हाइट, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, तो ये एल आपको निकालनी है, तो इजी है बाय पाइथागोरस। हालांकि आपको ये सब लिख के तो नहीं आना, टिक ही करना है इसमें तो, और कुछ बच्चों ने डाटा देखते ही इसको टिक भी कर दिया है। तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो 24 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर, 24 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 मीन्स 625, तो एल कितना आ गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है ना। तो कुछ बच्चों ने तो बड़ी जल्दी किया होगा इस क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कोई आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी एक ज़ीरो है -3, उसकी एक ज़ीरो क्या है -3 दी हुई है, तो वैल्यू निकालनी है ए की। ठीक है, एक ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि अगर ज़ीरो है, अगर ये फैक्टर है, तो इसको अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, -3 विल सेटिस्फाई दिस, है ना। मतलब इस इक्वेशन में अगर आप -3 डालोगे तो क्या होगा भैया, ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, तो x की वैल्यू हम डाल देते हैं -3। जब x की वैल्यू -3 होगी तो ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल आएगी, यही मतलब होता है ज़ीरोस का। तो a -1 इंटू -3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 3x नहीं, सॉरी 3a इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व कर लो भैया इसको, ये क्या आया 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बचा ये 6a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8/6, 8/6 का मतलब 4/3। तो a का आंसर क्या आया आपका 4/3। ऑप्शन कौन सा लगेगा 4/3 इज सी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अच्छे से शफल किए हैं 52 कार्ड्स, उसमें से एक कार्ड आपने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। चलो भाई, रेड क्वीन अब कितनी होती हैं, है ना। इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड हाउ मैनी रेड क्वींस आर देयर, रेड क्वींस आर 2, है ना। दो ही 4 क्वीन होती हैं टोटल, 2 ब्लैक की और 2 रेड की, तो 2 रेड क्वीन होगी। टोटल कितना है आपके पास, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब अगर ये सब्जेक्टिव होता तो आपका फॉर्मूला भी लिखवाते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन कितनी आ गई, हमें क्या चाहिए 2 आ सकते हैं, 2 निकाल लो। कितने में से 52 में से, दैट इज इक्वल टू 1/26। तो आंसर क्या आ गया इसका डी 1/26। तो 2 कार्ड ही हम निकाल सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स द स्टैटिस्टिकल डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में लगा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। अगर x उस डाटा को डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। भैया मतलब आपके पास क्या है, ये x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे कोई डाटा है और ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। अब ये वैल्यू इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है मिडल मोस्ट वैल्यू, है ना। अब जो ये मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं मीडियन, मिडल मोस्ट को क्या बोला जाता है मीडियन। तो इसका आंसर क्या आएगा मीडियन। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। कुछ बच्चे डेफिनेशन छोड़ के चलते हैं, भैया प्रोबेबिलिटी होगी, स्टैट्स हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल या सरफेस एरिया वॉल्यूम, इनसे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं इनसे, तो इन पे ध्यान दिया करो। अगेन प्रोबेबिलिटी 3 कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, 3 कॉइन्स को हमने टोस्ट किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब इसमें आपको आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, है ना। 3 कॉइन्स टोस्ट किए हैं तो टोटल आपके
आउटकम्स क्या हो सकते हैं भैया? हो सकता है तीनों पे हेड हो, हेड 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 आ जाए, दो पे हेड एक पे टेल हो, है ना। अब ये टेल बीच वाले पे भी आ सकती है, लास्ट वाले पे टेल आई थी। अब हो सकता है सबसे पहले वाले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है दो पे टेल आ जाए, है ना, और उनमें से बीच वाले पे हेड आ जाए, बाकी दो पे टेल आ जाए। पहले दो पे टेल आ जाए और हेड आ सकता है, या फिर तीनों ही क्या आ सकती हैं, टेल आ सकती हैं। और हमें क्या चाहिए है भाई, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन टेल चाहिए। एग्जैक्टली वन टेल कितने में आ रही है? इसमें एक टेल आ रही है, इस पे भी एक टेल है, और इसमें भी क्या है, एक ही टेल है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 8। हमारे फेवरेबल कितने हैं, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल कितनी रही, 3/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 3/8। ठीक है बेटा, तो इजी था। अब किसी को ये आउटकम्स लिखने में दिक्कत आ रही है तो गलत बात है, इसकी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा? ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है भाई, बेस कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे 9 - 1 दैट इज 8। तो बी कितना आएगा, 2√2, है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लेते हैं 1, बेस की हो गई आपकी 2√2, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। हमें निकालना है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 3, बेस कितना है 2√2। तो इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, कभी आप इसको रैशनलाइज करो, 3/2√2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अभी 8-9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपके कितने ठीक हैं देखते रहना। नेक्स्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम से, आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल जूस ग्लास विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो आउटर सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो भी आप बोलते हो, है ना। मतलब निकालना क्या है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH। तो 2 × 22/7, रेडियस 7, हाइट 10। तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन थी, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका बस। तो चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई इसमें। ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई, एक डाई थ्रो किया तो आउटकम्स कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इफ गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। अगर 6 आया तो सक्सेस है ना। अदरवाइज इनमें से कोई भी आता है तो वो लूजिंग है। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भैया अगर इनमें से 5 में से कोई भी चीज़ आ गई, 5 में से कोई भी नंबर आ गया, तभी आप क्या कर रहे हो, लूज़ कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना आ गया, 5/6। टोटल है 6, और लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं की है जब ये आएगा। तो इन्हीं 5 नंबर में से अगर कोई आया तभी आप लूज़ करोगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6। हो सकता है आप ऐसे भी करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज़ कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 हो सकती है। नेक्स्ट, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अब विनिंग कब हो रही है, जब आपका 6 आ रहा है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/6। तो 1 - 1/6 करके भी आपका क्या आएगा, 5/6। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लो या ऐसे निकाल लो, किसी भी बच्चे ने जैसे भी किया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक पॉइंट
और एक रहा ये ए और बी, ये 2 कोमा -3 है और ये -2, 3। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 कितना हो गया हमारा -2 माइनस x1 अगेन -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 इज 3, y1 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 16 प्लस 6 और 6 हो गया, ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 16 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 52। अब इसको 52 को आप कैसे लिख सकते हो, 52 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√13 है ना, 52 ये 13 इंटू 4, बिल्कुल 2√13। इसको कैसे लिखा जा सकता है 2√13। नहीं बन रहा आपसे, आप ऑप्शन देखो ना, अब ये थोड़ी है इसके बनाने बैठ जाओ वो भी ठीक है, लेकिन क्या करो, इससे बेटर तो ये। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ से 26 आएगा, नहीं 26 में नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करोगे बहुत ज़्यादा आएगा, 13 का स्क्वायर भी होगा ना, 169 इंटू 2, तो 169 इंटू 2 ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ बच्चे इस ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं जल्दबाजी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा है, साइन ई लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो भैया यहाँ पे आपकी क्या लग गई, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग गई, इसको आपने साथ में लिखना है, ऐसे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 4,0 द अदर एंड, ये भी भैया वही निकालना है कि इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो ये आपका कोई डायमीटर है, अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस ही पूछा हुआ है, ये भी आपको माइनस, मान लो ये एंड दिया हुआ है आपका -4,0, जो दूसरा एंड है वो भी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस का मतलब इसका वाई कितना होगा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लेते हैं x,0, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेट कर लेते हैं x,0 है, और इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दी हुई है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं x माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे पॉइंट के 2,0, कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे 2,0, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सी यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहीं पे यही ध्यान रखना, तो एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डोंट हैव अ सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा लेते हैं, इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, a1/a2 क्या आया 5/2, b1/b2 क्या आया 2/k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 4/5, k की वैल्यू क्या आ गई 4/5, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, चलें। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए थी यहाँ पे, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं था। फाइंड द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, ओके। के एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इज इक्वल टू 2 नहीं है, इनका प्रोडक्ट जीरो है। तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई? प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c अपॉन ए। तो यहाँ पे c की वैल्यू -7, a की वैल्यू k इज इक्वल टू 2, है ना। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? -7/2, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 8 है, फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, और ए 10 -19 है, तो डी कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। चलो छोटा सा ही क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 8 एंड ए 10 इज इक्वल टू -19। तो ए 10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू -19। ए की वैल्यू होगी 8 प्लस 9d इज इक्वल टू -19। 9d इज इक्वल टू -19 माइनस 8, 9d इज इक्वल टू -27 एंड d इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड पॉइंट निकालने हैं इन दो लाइन सेगमेंट के, तो इजी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा दो। मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, या x2 माइनस x1 है। माइनस करना होता है, प्लस करना होता है। चलो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कोमा 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपके मिड पॉइंट्स। तो ये सोल्व करके कितना आया? 9/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9/4, प्लस नहीं सॉरी कोमा 9/4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा वो -1 है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस -1, तो 8 -1, तो यहाँ पे 7/2। तो 7/2 और 9/4, ऑप्शन नंबर डी। 7/2 और 9/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19th असर्शन रीजनिंग का। इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, यहीं पे करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दो कंडीशंस ध्यान रखना कि अगर उसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऑल वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल, तब भी वो साइक्लिक कहलाता है। या फिर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे पहले वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, क्योंकि इसके सारे पॉइंट सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाइन नहीं कर रहे। तो दूसरी कंडीशन चेक कर लो, क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है? देखो अब टेंजेंट और रेडियस, ये कितना आ गया? 90। ये एंगल कितना हो गया? 90। ये एंगल कितना हो गया? 90। तो बचे ये दो एंगल। भैया क्वाड्रिलेटरल के सम कितना होता है? 360 में से 180 माइनस करोगे तो इन दोनों का सम भी कितना आया? 180। तो मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी विच आर ऑपोजिट एंगल्स, और उनका सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो ये क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और आर भी करेक्ट है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या कहेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बोथ ए एंड आर assertion and reasoning are true and R is correct explanation. R is
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, जनरली बच्चे पहले वाली कंडीशन को तो याद रखते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें, लेकिन वो दूसरी भूल जाते हैं कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो, अगर 180 हो तब भी क्या कहलाता है, वो साइक्लिक ही कहलाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन रीजनिंग का है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी जीरोस हैं -1, 3। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एट -1, -1, 0 और 3, 0 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। देखो अगर ये इसकी ज़ीरोज़ हुई, पहली चीज़ तो हमें ये चेक करना है कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं भी या नहीं। ठीक है, अगर आप ये चेक कर लेते हो तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे है सारा का सारा खेल, तो वाई तो ज़ीरो रहेगा, वाई तो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो रीज़न तो जब ट्रू होगा, रीज़न जब सही होगा अगर -1, 3 एक्चुअल में इसकी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो करें सोल्व इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x² - 2x - 3 = 0। तो इसके फैक्टर बना लो। क्या फैक्टर बनेंगे, x² - 3x + x - 3 = 0। यहाँ से x कॉमन लें तो x - 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, x - 3 = 0। तो x + 1 और x - 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 और यहाँ से 3, तो सही है भाई, -1, 3 इसके ज़ीरोज़ हैं। अगर -1, 3 ज़ीरो हैं तो r भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक मिनट, मैंने पीछे गड़बड़ कर दी है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट गलत पढ़ ली है ना। मैंने तो स्लाइड्स में अभी देखा है, यहाँ पे एंगल्स आर इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता, 180 होता है। तो यहाँ से ये काट दो, यहाँ पे हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया है। तो मेरे को तो अब बताया है, ठीक है, अब मैंने देखा है। तो A इज़ ट्रू एंड और R इज़ फॉल्स। मैंने ऑपोजिट एंगल देखा और यहाँ पे इक्वल नहीं देखा। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स A। ठीक है, R A को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। अब आपके MCQ खत्म हो गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं और ऑप्शन में दिए हुए हैं 6 - 4√5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दो, और ऑलरेडी दिया हुआ है कि 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ए को हम सोल्व कर लेते हैं, ए पार्ट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है, और इसका लिखने का तो फॉर्मेट होता है जो आपने लर्न भी कर रखा होगा। 6 - 4√5 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है और इसको हम मान लेते हैं x, जो इसको सोल्व करके आएगा। मतलब 6 भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल, तो x भी क्या होगा, एक रैशनल होगा। x भी क्या होगा, रैशनल होगा। अब देखो, तो यहाँ से अगर हम करें 6 - x = 4√5 और 6 - x / 4 = √5। अब रैशनल में से आप रैशनल माइनस कर रहे हो तो रैशनल आएगा, और रैशनल को डिवाइड कर रहे हो तब भी रैशनल आएगा। तो इधर क्या आ रहा है, रैशनल, इधर क्या आ रहा है, सारा का सारा रैशनल आ रहा है। इधर का सोल्व करोगे जो भी, वो रैशनल आएगा, और ये क्या आ रहा है, ये तो इररेशनल है, गिवन है। तो रैशनल और इरेशनल तो बराबर नहीं हो सकते, यहाँ पे तो बराबर आ रहे हैं। बेस जो हमने माना था, लेट किया था,
वही हमारी अजम्पशन ही गलत है ना। तो हमारी अजम्पशन ही गलत है, हेंस 6 माइनस 4√5 इज इरेशनल। ठीक है, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो चलो अब इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में 11, 19, 23 प्लस 3 इंटू 11 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके क्या होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर भी क्या होते हैं, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो अगर ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि भैया अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, जैसे नंबर क्या दिया हुआ है, 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11, ये नंबर दिया हुआ है, इसको सोल्व करो। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बस सिंपल। तो 11 कॉमन लें तो 19 इंटू 23 प्लस 3। अब 19 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैसे आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपके लिए ऐसे ही करते हैं, 9 इंटू 3 27, 18 और 20, ये कितना हो गया, 3 2, तो 437, 11 इंटू 437 प्लस 3 मीन्स ये कितना आ गया, 440। 11 इंटू 440, अब 440 के तो बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। 11 तो है, इसके 440 के तो कितने बना लो आप, 2, फिर 220 हो गया, फिर ये 2 110 हो गया, है ना। तो 110 हो गया तो 11, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो इतने सारे फैक्टर बन गए। एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, एज it has more than 2 factors, so it is not prime। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये प्राइम नहीं होगा, है ना। प्राइम होता तो क्या होते, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से प्रोबेबिलिटी, इस बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है यार। ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल एंड सम येलो बॉल। ठीक है, 4 तो इसमें रेड बॉल हैं, 5 इसमें वाइट बॉल हैं और कुछ x येलो बॉल हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको भी। लेट कर लिया, लेट द येलो बॉल x हमारी येलो बॉल्स होगी। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, अब इस बैग में टोटल कितना है, 4 और 5 9 और x 9 प्लस x। अब अगर हम निकालें रेड बॉल, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या आता, अकॉर्डिंग टू अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल इज 4/9 प्लस x, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 1/5, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 4/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/5, तो x कितना आ गया यहाँ से 11, है ना। तो x कितना आ गया यहाँ से 11, तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए येलो बॉल, तो ये येलो बॉल्स आ गई। और टोटल कितना हो जाएगा अब, 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 11/20। ठीक है, प्रोबेबिलिटी येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल येलो बॉल्स हैं 11 और टोटल बॉल्स कितनी है 20। ठीक है, इजी था। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल ABC में एंगल A इज लेस देन 90,
टेन सी रूट थ्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कोस सी कोस बी। तो यहाँ पे एंगल अलग अलग हैं, एक बी है एक सी है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। इसके लिए बेटर क्या रहता है कि आप क्या बना लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। अब एंगल ए 90 डिग्री नहीं है और एंगल सी भी ये है, तो हमारे पास एंगल बी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। बाकी बचे में से किसी को भी ए और सी आप ले लो। टेन सी की वैल्यू दी हुई है, टेन सी इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन सी का मतलब पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ से रूट थ्री ले लो और बेस वैसे तो एक्स लेते हैं, आप एक्स लेके करना है आप एक्स लेके कर लेना, और पेपर में लिखना है तो एक्स लेके ही करना। साइन बी, एक मिनट, यहाँ पे एंगल ए इज़ 90 डिग्री, गलती मैं ही कर रहा हूँ, एंगल ए इज़ 90 डिग्री। बी और सी निकालना है तो बी और सी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो बेस आ गया यहाँ पे 1x और टेन सी है, टेन सी के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर बना, ये हमारा बेस बनेगा और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू रूट थ्री, इसकी वैल्यू 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। तो बाय पाइथागोरस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ से बी सी हमने क्या निकाल लिया 2, ठीक है, करके आप साइड में आ सकते हो। हमें पूछा हुआ है साइन बी, अगर मैं साइन बी की वैल्यू निकालें, ये वाला एंगल से वैल्यू निकालें, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आई 1/2, कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी कितना आया 1/2, और कोस बी सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस कितना बनेगा अब यहाँ पे रूट थ्री बाय 2, है ना। ये कितना आ गया रूट थ्री बाय 2। तो चलो अब अपना जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, साइन बी प्लस कोस सी माइनस कोस स्क्वेयर बी। तो साइन बी 1/2, कोस सी 1/2 माइनस कोस स्क्वेयर बी, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4, है ना। एक में से मतलब 100 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75% हटाओगे तो 25%, तो 1/4 इसका क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा ध्यान से करना। इन अ गिवन ट्रायंगल ए पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, 90 डिग्री बना हुआ है, और सिमिलरली बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ ए ये लेंथ है 15, बी ओ ये लेंथ है 12, ए पी ये लेंथ हो गई 10, फाइंड द लेंथ ऑफ बी क्यू। अच्छा इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्या करें, अगर इनको सिमिलर प्रूव करते हैं तो रेशो से हम इक्वल कर सकते हैं, है ना, सिमिलैरिटी पे। तो ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, तो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। और एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल ए ओ पी और बी ओ क्यू, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो बाय ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। अगर ये सिमिलर हैं तो बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, नहीं बी पी टी नहीं, ठीक है, सिमिलैरिटी से
रेशो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी बी ओ अपॉन बी क्यू, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू किस किस की दी हुई है, ओ ए 15/12 इज इक्वल टू ए पी है 10 अपॉन बी क्यू। तो बी क्यू कितना आ गया 120/15, तो बी क्यू की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। बी क्यू आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। चलो 25 दो क्वेश्चन है भैया। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एक्स और वाई की यहाँ से क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ए पार्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, और ये क्या है हमारे पास माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, करके दिखा देना। बाकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट यहीं पे करें सोल्व। चेक वेदर द पॉइंट्स -4,3 लाइन्स लाइज बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द, क्या ये पॉइंट -4,3 इन दोनों पे लाई कर रहा है, ये हमें पूछना है। अगर लाई कर रहा होगा तो सेटिस्फाई करेगा, LHS और RHS क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, है ना। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पॉइंट है हमारा -4,3, तो इसमें पुट करें -4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पे तो क्या करेगा, लाई करेगा। अब इधर -4 -3 इज इक्वल टू 1, यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, है ना। x माइनस वाई, यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, देयरफॉर डज नॉट लाई। इस लाइन पे ये लाई नहीं करेगा, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा, सिर्फ इस लाइन पे आएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ट्रिग्नोमेट्री का है, आइडेंटिटी बेस है, तो चलो इसको तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सीकेंट ए -1 अपॉन सीकेंट ए प्लस 1 प्लस सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए -1। तो LHS हमने यूज़ की, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अगर मैं नीचे से एलसीएम ले लेता हूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। अंडर रूट में क्या बन जाएगा, सीकेंट a का स्क्वायर -1, और यहाँ से इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनेगा तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या बना, सीकेंट a -1 प्लस सीकेंट a प्लस 1, तो 1 से ये 1 कैंसिल, मीन्स 2 सीकेंट a, और यहाँ से सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर है, क्या बन गया, मतलब ये क्या आएगा आपका 10a आ जाएगा। तो यहाँ से 2 सीकेंट a अपॉन साइन a इंटू कॉस a, तो इससे ये कैंसिल, 2 अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट a विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। यही करना था, है ना। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज्योमेट्री।
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियाई दी हुई है ओ ए इज़ आर, ओ क्यू स्मॉलर वाले की 6 है, कोड सी डी ऑफ अ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल एट क्यू। ठीक है, जो बड़े सर्कल की कोड है सी डी, वो छोटे सर्कल के लिए क्यू पॉइंट पे क्या बन रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। पी ए इज़ अ टेंजेंट टू अ लार्जर सर्कल, पी ए लार्जर सर्कल पे है और ये 16 है, ओ पी भी 20 है। फाइंड द लेंथ सी डी, इस कोड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से पहले तो ओ ए आ जाएगा हमारे पास, भैया ओ ए आ जाएगा ना, तो 90 डिग्री बन रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं करना। इन ट्रायंगल ए पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर करोगे 400 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर जो है हमारा आर स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। तो आर स्क्वायर क्या आ गया 400 माइनस 256, तो ये कितना आएगा 4 9 माइनस 4 1, तो आर स्क्वायर आ गया 144, तो आर यहाँ से कितना आ गया 12। चलो क्या हमें ये निकालनी थी, नहीं ये तो नहीं निकालनी। चलो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया 12 आ गई, तो और क्या निकल सकता है 12। अच्छा, अगर ओ ए 12 आ गई तो ओ डी भी तो 12 आ गई, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, तो ओ डी भी क्या होगी 12 होगी, है ना। ये देखो भाई, ये भी तो बड़े सर्कल की रेडियस ही है, ये भी तो क्या है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, अब ये कितनी हमने निकाली 12, ये 12 है, ये 6 है, ये भी क्या है राइट एंगल बनेगा, है ना। ये भी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें भी हम यहीं पे निकाल लें, ये वाइट स्पेस इतना दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ओ क्यू डी में सीधा सीधा निकाल लेते हैं ओ क्यू डी। अच्छा, अगर क्यू डी आ गया तो सी डी आ गया हमारे पास डबल करके, क्यू डी इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 36, ये कितना आएगा 144 माइनस 36 108, और 108 के आप फैक्टर बनाओगे तो कितना बनेगा, 10 का हो जाता है 102, तो 36 इंटू 6, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 मीन्स 6√3, तो क्यू डी आ गया 6√3। अगर क्यू डी 6√3 आ गया है तो सी डी जो होगा इस ट्वाइस ऑफ क्यू डी, तो सी डी हमारा क्या आ गया 12√3। देखो मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पे, इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, एज कोड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्कल। कोड यहाँ लिख दे, कोड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद है या नहीं है, देखो याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको रीज़न ना लिखने के नंबर यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। रीज़न नहीं लिख के आओगे नंबर आपके कटेंगे, ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका मतलब फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो ये एक सोल्व हो गया है, बी को हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। बी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पी टी पी क्यू, ये क्वेश्चन तो आपने उसमें भी किया होगा, वैसे ऊपर वाला भी किया ही हुआ क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर टू टेंजेंट्स पी टी एंड पी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत भी आती है, काम करते हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन,
तो हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले ये तो लिख सकते हैं टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, है ना। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। रीज़न लिख देंगे, क्या है इसका, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल, फिगर में देखना, फिगर आप बना लो, टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। और क्या पता है, एंगल ओ पी, क्या कर सकते हैं, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमने इससे निकाल ली, क्लियर है। अब यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, एंगल ओ पी क्यू और एंगल क्यू पी टी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल पूरा का पूरा ओ पी टी क्या है, 90 है। ये हम कर सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी या टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इस ट्राइंगल में पी टी क्यू लगाएं तो यहाँ पे इस ट्राइंगल से मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, है ना। और यहाँ से इस रिलेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू भी आ जाएगा। तो मेरे को ओ पी क्यू भी चाहिए और पी टी क्यू भी चाहिए एक ही जगह पे, तो वो यहाँ से आ जाएंगे, है ना। इसको ओ पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस पी टी क्यू लिख देंगे, 90 माइनस टी पी क्यू, ये जो भी है ये लिख देंगे। तो वहाँ से मेरा ओ पी क्यू बन गया। तो हमें एक ही इक्वेशन में ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180, और एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू तो यहाँ पे है, टी क्यू को, इस एंगल को भी मैं टी पी क्यू लिख सकता हूँ इस रिलेशन से, है ना। तो टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180, और टी पी क्यू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस प्लस 2 इंटू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये डबल हो गया, एंगल पी टी क्यू प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ से ये कैंसिल, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही चीज़ हमें चाहिए थी, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, अभी तक तो इजी चल रहे हैं क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं, ठीक चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो पार्ट हैं। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ द सेम रेडियाई। तो जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस है। तो यहाँ से डायग्राम क्या बनेगा, अगर हम बनाएं, ये हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए। ये दोनों सेम रेडियस के हैं जो आपकी सिलेंडर की रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ से टोटल
लेंथ जो हो गई इसकी वो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ 14, मतलब ये जो डाया है ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से अगर हम बात करें रेडियस की, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया जो आएगा प्लस इन दो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया ऐड कर दें, है ना। ये सॉलिड एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर से मिलके बना हुआ है, तो एक सिलेंडर का सरफेस एरिया और दो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया को अगर आप ऐड कर दो तो आपके जो ये सॉलिड बना उसको कंप्लीट फिगर का आपका एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, और दो हेमिस्फेयर का 2 इंटू, या एक स्फेयर का लगा लो, हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आर तो देखो दोनों के लिए सेम है, आर तो सबके लिए क्या होगी, सबकी रेडियस क्या होगी सेम है 7 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट यहाँ पे सिलेंडर की हाइट ये वाली बनेगी सिलेंडर की, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 7 इधर से माइनस कर दो और 7 इधर से माइनस कर दो, तो ये कितना बच गया 6, है ना। 14 माइनस हो गया 20 माइनस 14 इज 6, तो h इज इक्वल टू 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6। तो डाल दो वैल्यू। अच्छा इसमें से 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके करो 2 पाई आर, यहाँ से क्या बचा h प्लस क्या बनेगा 2r, है ना। r एक कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बना था ये 2 पाई आर हमने कॉमन लिया इंटू h प्लस 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, h हमारा 6 प्लस ये हो गया 14, तो ये होगा 20, 44 इंटू 20 इज 880, तो 880 क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका कि टोटल सरफेस एरिया कितना आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं, सिमिलर सा ही है डायमीटर वाला, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, सिमिलर है, ठीक है ना। जूस ग्लास इन द शेप ऑफ हेमिस्फेरिकल है, रेज किया हुआ है बॉटम से, द इनर डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है, कैपेसिटी निकालनी है आपकी ग्लास की। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये चीज़। तो चलो एक आधा तो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क भी होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा ही रहा हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स एट अ रेगुलर इंटरवल 20 मिनट। 2 अलार्म क्लॉक हैं, एक 20 मिनट के बाद रिंग करती है और एक 25 मिनट के बाद रिंग करती है, मतलब 2 क्लॉक्स हो गई, एक 20 मिनट के बाद अपना अलार्म बजाती है तो एक 25 मिनट के बाद अपना अलार्म बजाती है। अगर ये इन दोनों ने 12 बजे, ठीक है 12 बजे ये इकट्ठे बीप किया था, तो अगले कितने टाइम पे ये एक साथ क्या करेंगी बीप करेंगी। तो कितने टाइम पे ये बीप करेंगी भैया, जब दोनों का इनका टाइम मैच हो जाएगा, है ना। अभी अगर 12 बजे है तो कितने टाइम में, कितने मिनिमम टाइम पे ये एक साथ बीप करेंगी। मिनिमम टाइम में हमें बीप करना निकालना है, तो सिंपल सी बात है, निकालना क्या है इसमें एलसीएम निकालना है। अब ये दोनों इकट्ठी कब बजेंगी, यही तो है ना, जब इनका टाइम इकट्ठा हो जाएगा, जब इनका टाइम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। 12 बजे बीप करी थी, नेक्स्ट टाइम इनका टाइम कब सेम होगा, एक 20 मिनट के इंटरवल पे बज रही है, एक 25 मिनट के इंटरवल पे बज रही है, तो कब इन दोनों का टाइम सेम हो जाएगा उसी टाइम पे इकट्ठे बज पड़ेंगी। तो 20 और 25 का क्या कर लो एलसीएम निकाल लो। 20 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 को 5 इंटू 5, तो इनका एलसीएम क्या आ गया
2 × 2 × 5 विच इज़ 100। तो मतलब 100 मिनट्स के बाद, ठीक है, ये मिनट्स में था तो ये भी क्या आएगा, मिनट्स। तो 100 मिनट्स के बाद ये एक साथ बीप करेंगे, इनका टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इनका टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 100 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 आवर 40 मिनट्स। तो लास्ट टाइम ये 12 बजे बीप की थी, तो 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 1:40 पे क्या करेंगी, ये दोबारा से एक साथ बीप करेंगी। 1:40 पे ये दोबारा से क्या करेंगी, एक साथ बीप करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। कोई लाइन ए बी है, वो ए को भी कट कर रही है और बी को भी कट कर रही है। तो ए बी का हमें क्या निकालना है, मान लो ऐसे कोई लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी ए बी, मतलब ये लाइन कुछ भी होगी, लाइन सेगमेंट है ये। वाई एक्सिस को बी पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है, और कोई इस पे पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2,3। वो इसको 3:1 की फॉर्म में कट कर रहा है। ठीक है, 3:1 की फॉर्म में इस लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें ए बी के। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सीधा बनाऊं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया पी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,3, और ये इसको 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब ये जो है ये एक्स एक्सिस पे है, ए पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। बी पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x,0 एंड 0,y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x,0, और इसके क्या आ गए, 0,y। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, अगर ये m/n है तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n, है ना, m+n। तो यहाँ से अगर हम लगाएं 3 × 0 + 1 × x डिवाइडेड बाई 3 + 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 = कितना हो गया, x + x/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8। तो a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 8,0। a के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 8,0। ऐसे ही अगर मैं y निकालता हूँ, तो y = my2 + ny1 अपॉन m+n। एक बार कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये क्या है, 3 = my2, 3 × y + 0/4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 12 नहीं 3, सॉरी कैलकुलेशन में मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके y के कोऑर्डिनेट। तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,4। y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,4। मतलब ये लाइन हमें ऊपर से बनानी थी, ये लाइन हमें कहाँ से बनानी थी, ऊपर से बनानी थी। ठीक है, तो ये लाइन एक्चुअल में ऐसे बन रही होगी। तो ये आपके a के कोऑर्डिनेट भी आ गए और b के कोऑर्डिनेट भी आ गए, यही हमें पता करने थे। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला हुआ है, द ग्रेटर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें से बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। फाइंड द मेजर ऑफ 2 एंगल। तो बहुत इजी है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए हमने x एंड y हैं।
अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और मान लेते हैं x बड़ा है y से, तो कितना बड़ा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करें तो 2x हमारा कितना आ गया, 198। x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। x की वैल्यू 99 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई, है ना। तो देखो कई बार बीच में टफ क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार बीच में इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर है इस सर्कल का। ए सी, ये 28 है, ठीक है, ये वाली साइड हमारी 28 है। बी सी, ये वाली साइड 21 है। एंगल बी ओ डी, बी ओ डी 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या बनेगा। अब इस फिगर को देख के एनालाइज अगर करो तो ये सारा का सारा ही शेड हुआ है। एक ये सेगमेंट, ये एक सेक्टर, और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, यही शेड नहीं हुआ, है ना। तो अगर इस पूरे सर्कल में से मैं ये दो चीज़ें माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, सर्कल के एरिया में से, सॉरी किस में से माइनस करना है, सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से ये दोनों चीज़ें हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो मीन्स हमें करना क्या है, पाई आर स्क्वेयर माइनस क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वेयर बाई 4 और ट्रायंगल का एरिया हाफ। अब ये देखो, अब ये जो ट्रायंगल होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर आपको कैसे पता राइट एंगल ट्रायंगल है, भैया ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का नहीं बनेगा। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का नहीं होता, होता है ना। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हाफ बेस बी सी और हाइट कितनी आ जाएगी, ए सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया विद बेस बी सी एंड हाइट ए सी। हमारे पास बी सी है ए सी है आर रेडियस दी हुई है इसकी, नहीं रेडियस नहीं दी हुई है। तो रेडियस कैसे निकालें, हमारे पास रेडियस नहीं दी हुई है तो रेडियस इसकी कैसे आएगी। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी आ जाएगा, ए बी का हाफ कर देंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ए बी का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 30 तक तो स्क्वायर याद रखने हैं ना, 441। तो ए बी कितना आ गया, अंडर रूट 5 2 कितना आएगा ये 1। तो 1225 किसका बनेगा, 35 का, है ना। अब सर आपको कैसे पता, अरे भैया बीच में 5 आ रहा है ना, 5 तो 5 पे ही आएगा। जिसने किया हुआ है ये समझ गया होगा मैंने क्या बोला है। तो अब क्या करना है, अब सिंपल इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अच्छा, इन दोनों में से पाई आर स्क्वेयर हम कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वेयर 1 माइनस 1/4 माइनस हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी। तो ये 3/4 बन गया। इसको सिंपल लिखते हैं 3/4 इंटू 22/7 इंटू इसका हाफ करना है ना, 35/2। रेडियस हमारी 35/2 यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू 35/2, यही हमारी क्या है, रेडियस है। माइनस हाफ बी सी 21
AC28। तो अब ये कैलकुलेशन जाएगी भाई थोड़ी सी लंबी, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, आपका आंसर तो भाई गया है, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे कोई कैलकुलेटर है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए 5-6 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो करते हैं। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया आपका। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then it was 60 degree। तो मतलब जब 60 डिग्री था तब कुछ शेडो की लेंथ थी, जब 30 डिग्री हुआ तो वो 40 मीटर बढ़ गई। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो। ओके, तो देखो मतलब ये कोई टावर है, सन जब यहाँ पे शेड कर रहा था तो ये ओरिजिनली क्या थी, जब एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था, तो ये लेंथ कुछ थी, हमें नहीं पता क्या थी, हमने मान ली x, और इस हाइट भी नहीं हमें पता, तो हाइट हमने ले ली h, ठीक है। जब ये एंगल क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ, जब ये एंगल क्या हुआ 30 डिग्री हुआ, तो शेडो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ के कितनी हो गई, 40 मीटर ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तब शेडो कितनी आई, 40 मीटर ज़्यादा आई। तो अब हमें बता दो कि ओरिजिनल शेडो की लेंथ क्या थी, मीन्स x, और हाइट क्या थी। तो हाइट ऑफ टावर हमने ले ली h, h मीटर हो गई, और लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो ये हमने ले ली x मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करें, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, नाम क्या रखें इसका, A B C D, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं 30 डिग्री वाला, तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1/√3, AB की वैल्यू कितनी होगी h, BD कितना हो गया टोटल x + 40, तो x + 40 इज इक्वल टू h√3। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, है ना, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, और दूसरा इस ट्रायंगल से बना लेते हैं ABC से। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 अगेन AB अपॉन BC, AB h है, BC x है, तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू √3x। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से जो हमारी पहली इक्वेशन थी x + 40 इज इक्वल टू h√3, x + 40 इज इक्वल टू h√3, तो यहाँ पे h√3 था ना, हाँ h√3, तो यहाँ पे h की वैल्यू डाल देते हैं, x + 40 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो, लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो आ गई हमारी 20, और हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू √3, x मीन्स 20√3 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारी आ गई, कितनी आ गई 20√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना भाई, सिमिलर ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। डायग्राम बनाएं क्या, चलो मैं ही करता हूँ इसको हम
कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं और वहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलो, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 35 एंड 45। ठीक है, तो मतलब दो बिल्डिंग है आमने सामने, एक बड़ी बिल्डिंग है, एक उससे थोड़ा छोटी बिल्डिंग है। ठीक है, अगर इस बड़ी बिल्डिंग के टॉप से इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखें तो एक एंगल बनता है, वो कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और अगर इसके हम बॉटम को देखें तो जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 8 मीटर। इसको आप कुछ भी मान सकते हो या टोटल हाइट मान लो, टोटल हाइट मानना ज़्यादा बेटर रहता है। ये टोटल हाइट आपने मान ली h, ये हो जाएगी h-8। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। अब आगे का काम तो आपका है 10-30 और 10-45 निकालें हैं, तो इसमें तो वैसे भी 45 है, और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, डायग्राम हमने बना दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को रीड करें तो इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट। अरे भैया ये तो पीपीटी है आपकी, है ना, तो पीपीटी का तो प्रूफ आपने रटा ही होगा। तो ये ट्रायंगल है, एक साइड पैरेलल ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो एरिया के हिसाब से इनको ज्वाइन कर देना, है ना, ए बी सी डी ई, तो एरिया के हिसाब से निकाल लोगे। ये तो बीपीटी है, तो इसको तो बीपीटी का करना है, इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो मैं आपको समझाऊं, ये तो थ्योरम है। ठीक है, ये तो क्या है, थ्योरम है। आपको ए डी अपॉन डी बी टू प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये भी आपका क्या बनेगा, होमवर्क बनेगा, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो थ्योरम आई हुई है। और बीपीटी देखो आती है, बीपीटी आपको ना लिखनी भी आ जाएगी, ये स्टेटमेंट भी आपको लिखनी आ सकती है, तो ध्यान ये देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। इन एन एपी एस एन दिया हुआ है 4n² - n, द फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दी हुई है 4n² - n, फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो S1 के बराबर होता है, A1 = S1। तो अगर मैं S1 निकालता हूँ 4 × 1² - 1 कितना आया, 3 आ गया। तो A1 मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। D क्या होता है, D क्या होता है भैया, A2 - A1। और A2 कैसे निकलेगा, A1 तो मेरे पास आ गया, A2 चाहिए। अब A2 कैसे निकल सकता है, A2 क्या बनेगा, S2 - S1। A2 क्या बनेगा आपका, S1 - S1 होगा। ये सब चीज़ें आपने AP में की होंगी। S2 - S1, S1 है आपके पास 3, तो S2 कितना आएगा, 4 × 2² - 2, तो ये कितना बन गया 14। तो A2 कितना आया, 14 - 3 11। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, 11 - 3 = 8। तो A आ गया हमारे पास 3, D आ गया हमारे पास 8। राइट द AP, यहीं पे लिख दें AP। तो भैया 3 11 19 27 गोन, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 107। ओके, ये निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कौन सी टर्म हमारी 107 होगी, है ना। मान लिया AN जो होगा वो होगा 107, तो A + n - 1 D = 107। A की वैल्यू 3 + n - 1 × 8 = 107, n - 1 × 8 = 104,
तो n-1 इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आएगा 13, है ना, ये कितना आ गया 13, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 14th टर्म जो होगी वो क्या होगी 108 होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैट्स का है। तो ये डाटा दिया हुआ है, राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसमें निकालनी है और निकालना है और कुछ भी निकालना है, बहुत कुछ निकालना है। चलो अब हमारे पास अगर हम ये डाटा लिखें तो 70 to 80 से 140 तक जाना है, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 से 130 और 130 से 140। तो दिया हुआ है, ये लेंथ दी हुई है लीव्स की, ठीक है, ये क्या है लेंथ है पत्तों की, इन पत्तों का कुछ डाटा लिया हुआ है और कितने पत्ते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लीव्स। 70 से 80 mm वाले जो हैं वो हैं 3। अच्छा, ये लेंथ mm में है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब तुम कह रहे होगे सर डाटा नहीं पढ़ रहे, मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ रही है मैं पढ़ रहा हूँ, सारा का सारा डाटा आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तो हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास के लिए पहले आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी। तो CF यहाँ पे 3, 8, 17, 29, 34, 38, 40, तो n आ गया आपका 40, n/2 आ गया आपका 20, तो 20 से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास होती है वही आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हमारी क्या आ गई 100 से 110, तो मीडियन क्लास निकल गई हमारी 100 से 110, ये आ गई आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ द लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 100 mm, तो 100 mm के इक्वल और उससे बड़े लेंथ के कितने हमारे पास लीव्स हैं, तो उससे बड़ी ये है, ये वाले लीव्स क्या होंगे उनसे ज़्यादा होंगे, तो ये कितना हो गया 12 और 5 17 और 4 21 22 23, तो इसका आंसर क्या आ गया 23, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब ये जो CF होती है ये मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है। तो मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या हो गई 100, n/2 हमारा कितना आया था 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, और क्लास साइज़ कितना हो गया 10। तो अभी हमें ये देखना है, चलो भाई F आ गई 12, CF आ गया 9, तो हमारे पास F12 है। अच्छा एक मिनट, मैंने गलत देख लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है ना, CF देखना था तो 17, यहाँ पे प्लस का साइन, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं भैया। कितना आएगा इसको सोल्व करके 100, ये कितना बन गया 3/4, 3/12, 1/4, 2.5, तो 100 प्लस 2.5 102.5, ठीक है, ये आ गया आपका मीडियन। और क्या है, अच्छा और में है मॉडल क्लास और मोड निकाल लो। तो मॉडल क्लास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी ये इसी क्लास की है ना, तो मॉडल क्लास हमारी क्या आ गई 100 से 110। अब मोड निकालना है, मोड चलो इसी पेज पे निकाल देते हैं भाई, साइड में यहाँ पे मोड निकाल देते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस
F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। तो इसके लिए 100 प्लस F1 तो कितनी हो जाएगी 12 माइनस ये H हो गया हमारे पास 10। अब ये डाटा देखते हैं, तो ये कितना बना 12 माइनस 9 और F2 कितना है 5। F2 कितना है 5। 12 माइनस 9 माइनस 5, 12 24 माइनस 9 माइनस 5 और यहाँ पे भी F नोट कितना आ जाएगा 9। तो 100 प्लस ये कितना बचेगा 3/10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 3, तो 103 मोड इसका आ गया 103। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था जो भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए भाई, ये तो आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लो। तो सर्कुलर मिरर है हैंगिंग ऑन द वॉल और कोड दे रखी है, डायग्राम रिप्रेजेंट द मिरर एज अ सर्कल। तो ये जो मेरे सर्कल बनाया हुआ है ये मिरर है। सेंटर ओ ए पी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट्स पी एंड, ठीक है, ए पॉइंट से टेंजेंट है पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली। ए पी की वैल्यू है 30, एंगल पी ए क्यू ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एंगल पी क्यू, ये क्या है, फाइंड द लेंथ पी क्यू। मुझे लगा ये एंगल है, ठीक है। लेंथ हमें पता करनी है, इस कोड की हमें लेंथ निकालनी है पी क्यू। ओके, एंगल पी ओ क्यू, एंगल हमें निकालना है पी ओ क्यू, लेंथ ओ ए भी निकालनी है और रेडियस भी निकालनी है हमें मिरर की। तो बहुत सारा काम है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दिया क्या है, एपी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, एंगल पी ए क्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से हम ये तो लिख ही सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स फ्रॉम इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। शॉर्ट में लिख देते हैं, रीज़न आपको पता है। और अच्छा ये भी पता होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री, ये भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री, है ना भाई। तो एंगल पी ए क्यू, पी ए ओ सॉरी, इज हाफ ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया पी ए ओ। तो पी ए ओ अगर 30 डिग्री आ गया, एक लेंथ हमें पता है, तो ये वाला एंगल तो वैसे ही 90 डिग्री होता है भाई। रेडियस वाला तो एंगल 90 डिग्री हो गया। एक साइड पता है तो दूसरी साइड नहीं आ सकती हमारी, आ सकती है ना। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, एम पॉइंट नाम दे देते हैं। अगर एक मिनट बनेगा इसमें, अगर मैं यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल लूँ, हाँ ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। कोड की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे हमारी, इस पॉइंट को हमने m नाम दे दिया, यहाँ से हमारी कोड की लेंथ आ जाएगी। वही मैं मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी कि ये वाला एंगल तो आ ही नहीं रहा उसमें बड़े वाले में। तो इस पॉइंट पे भी क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेंटर से जो लाइन पास कर रही है कोड के ऊपर, वो क्या करती है, कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। कोड इज परपेंडिकुलर, रेडियस क्या करेगी, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी इस कोड को। तो ट्रायंगल ए एम पी में हमारा एक एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री 30 डिग्री का बन रहा है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है परपेंडिकुलर पी एम। अगर मैं निकाल लूँ, परपेंडिकुलर बनेगा मेरा पी एम,
तो साइन थीटा परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ए पी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, पी एम मुझे निकालना है, ए पी आ गया, ए पी कितना है 30, तो पी एम यहाँ से कितना आ गया 15। अगर पी एम 15 आ गया तो पी क्यू लेंथ ऑफ कोड, ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं, ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ पी एम, तो ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख ही देते हैं भाई, पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हमें निकालना है एंगल पी ओ क्यू, तो ये तो 120 डिग्री आ गया इजीली, तो ये तो निकाल लोगे ना, ये वाला एंगल, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, क्वाड्रिलेटरल से करना चाहो वहाँ से कर लो, नहीं तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कितना होता है 180। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए, नहीं मतलब पी ओ क्यू, हाँ ठीक है, पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 180, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस रीज़न से पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है। तो ये कितना आ गया, एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो ये तो यहीं पे सोल्व हो गया। फाइंड द लेंथ ओ ए, ओ ए, अच्छा अब ये वाला 90 वाला लगा लो ना, ये मैं सोच रहा था, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि क्या निकालें। अब ये वाला हम 90 ले लेते हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। अभी क्लीन करो ये और ये दिया हुआ है, तो इस बार ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज और बेस कोस से निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोस लगा लेते हैं। कोस 30 ए पी अपॉन ओ ए, तो यहाँ से ओ ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, √3/2 और √3/2 30 60/√3, तो कितना आ गया 60/√3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिमिलरली इस ट्रायंगल से आप ओपी भी निकाल सकते हो, तो ये आपका रहेगा होमवर्क, और एक अगला क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा होमवर्क, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं होएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका क्या दे देंगे, सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए हैं आपके, पूरा का पूरा पेपर हमने सोल्व कर लिया है, तो 2 क्वेश्चन तो आप भी सोल्व करो, आपको आपकी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो भैया, शेयर बहुत कम कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।